मेरे YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आपका स्वागत है। मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा, यही नाम है मेरे द्वारा लिखी इस कहानी का। दुनिया में न जाने ऐसे कितने नालायक बेटे होंगे, मैं नहीं जानती हूँ, किंतु मैं यह अवश्य चाहूँगी मेरा बेटा भी ऐसा ही नालायक हो जैसा मेरी कहानी में है। बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, पर तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की आवश्यकता है और तेरी माँ को खून भी देना होगा। इसके लिए तुम्हें आना होगा। 65 वर्ष के माधवराव जी ने अपने बड़े बेटे को फोन पर कहा। उधर से बेटे की आवाज आई, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ आजकल, मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी के लिए अच्छा पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे बाहर जाना है, मेरे लिए इससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है इस वक्त। पापा, आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए आजकल हाथ भी तंग चल रहा है। आप पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। उनके बड़े इंजीनियर बेटे ने यही जवाब दिया फोन पर। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फोन किया, तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसको अपने ससुराल में किसी शादी में जाना था। हाँ, इतना जरूर कहा उसने कि आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। दूसरे बेटे का भी ऐसा जवाब सुनकर उन्होंने बहुत मायूसी से फोन रख दिया। दूसरे बेटे ने पैसे भिजवाने का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन यह अलग बात है कि उसने पैसे भिजवाए नहीं। माधवराव जी सोचते हैं, अब उस नालायक को फोन करने का भी क्या फायदा। जब दोनों लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे तो वह नालायक क्या कर लेगा। माधवराव जी सोचते हुए बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुंचे और कुर्सी पर ढेर हो गए। पुरानी बातें याद आने लगी उनको। माधवराव जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और मझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था कभी। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे तो घर पर रहकर अपने माता पिता की सेवा करनी है। और माधवराव उससे बहुत खपा रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक ही रख दिया था। उनके दोनों बड़े बेटे पिता के आज्ञाकारी थे। वह गलत बात पर अपने पिता से बहस कर बैठता था, इसलिए माधवराव जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब माधवराव जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर था, थोड़ी जमीन प्लॉट की शहर में थी और गांव में थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन थी। घर का खर्च उनके पेंशन से चल ही रहा था। माधवराव जी को जब लगा कि छोटा सुधरने वाला नहीं, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की जमीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था माता पिता को छोड़कर, किंतु पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही छोटा सा घर जो पड़ा हुआ था पुराना, उसको ठीक ठाक करके रहने लगा। माधवराव जी सबके सामने अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की तारीफ किया करते थे और तारीफ करते हुए उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी किसी के सामने नहीं लेते थे। 2 दिन पहले ही माधवराव जी और उनकी पत्नी जानकी का एक्सीडेंट हो गया था। वह दोनों पति पत्नी साथ साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी जानकी का ऑपरेशन करने को कहा था। कुर्सी पर बैठे किन्हीं विचारों में खोए हुए थे माधवराव जी। तभी उनके कानों में आवाज पड़ती है, पापा पापा। सुनकर उनकी तंद्रा टूटी तो देखा सामने नालायक खड़ा हुआ था, पर उन्होंने गुस्से में मुंह फेर लिया। पर फिर भी उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने अपने इस नालायक बेटे को क्यों नहीं बताया। पर पापा, मैंने भी आप लोगों पर अपने जासूस छोड़ रखे हैं, जो खबर देते रहते हैं मुझे। मैं खबर मिलते ही भागा आया हूँ।
पापा के विरोध के बावजूद उसने माँ को एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया, अपना खून दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था। अब अस्पताल से छुट्टी होकर माँ घर पहुँच गई थी। फिर एक दिन वह गायब हो गया। माधवराव जी फिर से उसके बारे में बुरा सोचने लगे थे कि तीसरे दिन ही वह वापस आ गया। महीने भर में ही नालायक की माँ एकदम भली चंगी हो गई। वे अस्पताल से छुट्टी लेकर घर तो आ ही चुके थे। माधवराव जी ने खर्चे का पूछा तो उनके पूछने पर बता दिया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे माँ के इलाज में। घर में तो नौकरानी थी ही। वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही माधवराव जी के मन में ख्याल आया कि उस नालायक की खबर ली जाए गांव जाकर। देखे तो सही खेती बाड़ी भी ठीक से कर रहा है या नहीं वह नालायक। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो मकान में ताला देखकर चौंक गए। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा कि वह कौन है और हमारे खेत में क्या कर रहा है, हमारा नालायक बेटा कहाँ है। तो उस व्यक्ति ने कहा, यह खेत अब मेरे हैं। माधवराव जी आश्चर्य से बोलते, क्या कहा? पर यह खेत तो। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वह व्यक्ति बोलता है, जी हाँ बाबूजी, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपने सारे खेत मुझे बेच दिए और वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया। बस ये छोटा सा मकान उसके पास रह गया है। यह रही उसकी चाबी। उसने मुझसे कहा था यहाँ से जाते हुए कि मेरे माता पिता आए तो चाबी उनको दे देना। मुझे लगता है शायद आप उसके माता पिता हैं। वह व्यक्ति उनको चाबी देते हुए बोलता है। वह मकान का ताला खोलते हुए मकान में दाखिल हुए तो बरबस उस नालायक की याद आ गई। तभी माधवराव जी की नजर मेज पर पड़े लिफाफे पर गई। मेज पर पड़ा लिफाफा उठाकर खोलकर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल उनको मुंह चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी निकला। अचानक उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया रे नालायक? अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। आज तक तुझे गले नहीं लगाया, आज तुझे गले लगाने को, तेरे सिर पर हाथ रखने को दिल कर रहा है। तुझे देखने को आंखें तरस रही है। उसकी माँ की आंखों से भी आंसू बहे जा रहे थे और माधवराव जी को इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले लगाने का। सचमुच बहुत नालायक निकला उनका यह बेटा। तो अंत में यही कहूंगी, ईश्वर ऐसा नालायक बेटा हर माता पिता को दे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी समीक्षा देकर अवश्य बताएं। धन्यवाद। सरिता अशोक चौधरी।